हेलो फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज हम पढ़ेंगे मेडिकल पोजीशनिंग के बारे में। वेरियस पोजीशनिंग दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। लाइक 1 MCQ आता है एज अ प्रायोरिटी में, एज अ कॉन्सेप्चुअल में, किसी भी तरीके से, लाइक इमेज बेस्ड में भी पूछ लेते हैं। सो एक MCQ पोजीशन से आता है। सो टुडे इज क्लास 16 ऑफ फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग इम्पॉर्टेंट सीरीज। सो हम आज पढ़ेंगे पोजीशंस के बारे में। A to Z सारा पोजीशन इसमें कवर होगा। लाइक जितने भी पोजीशन आपने सुने होंगे ना, एंड कौन से प्रोसीजर में कौन सी पोजीशन देने हैं, कौन से लाइक सर्जरी में कौन सी पोजीशन देने हैं, सारा हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं विथ इमेज। ठीक है। सो फर्स्ट पोजीशन इज सुपाइन। मैं बहुत इजी वे में बताऊंगी सो दैट आपको हमेशा याद रहे। सुपाइन, सुपाइन मतलब कि ऑन द स्पाइन। अगर आपको सुपाइन बोले, सुपाइन का मतलब पेशेंट कैसे लेटा है, ऑन द स्पाइन, स्पाइन पे लेटा है। फॉर लाइक आपको याद रहने के लिए, सुपाइन मतलब ऑन द स्पाइन। ठीक है, दिख रहा होगा आपको, ऑन द स्पाइन लेटा है, इट मीन्स सुपाइन है पेशेंट। सुपाइन तो सबको पता रहता है, ठीक है ना। सो सुपाइन पोजीशन को ना डोर्सल डेक्यूबिटस पोजीशन भी बोलते हैं। डोर्सल डेक्यूबिटस पोजीशन भी बोलते हैं, ये याद रखना। ठीक है, डोर्सल डेक्यूबिटस के नाम से अगर आ गया, दैट मीन्स कि इट इज ऑल्सो द सुपाइन पोजीशन। देन क्वेश्चन इज कि कब कब हम सुपाइन पोजीशन यूज करते हैं। सो आफ्टर लंबर पंक्चर, वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने आपको लंबर पंक्चर में भी बताया था कि आफ्टर लंबर पंक्चर हम पेशेंट को एटलीस्ट 8 आवर्स तक हम सुपाइन पोजीशन देते हैं। तक के भी हम लाइक पिलो भी सर के नीचे नहीं लगाते हैं, टू प्रिवेंट पोस्ट लंबर हेडेक। बहुत गंदा वाला हेडेक होता है, उसको प्रिवेंट करने के लिए। देन एब्डोमिनल सर्जरी लाइक सी सेक्शन, क्योंकि ये पार्ट इजिली लाइक विजिबल हो रहा है ना, सो एब्डोमिनल सर्जरी में हो गया, सी सेक्शन में हम सुपाइन पोजीशन देते हैं। देन मेल कैथेटराइजेशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मेल कैथेटराइजेशन एंड फीमेल कैथेटराइजेशन, किसमें हम सुपाइन पोजीशन देते हैं। सो मेल कैथेटराइजेशन में, अगर मेल में हमें फॉलिस कैथेटर इंसर्ट करना हो तो हम कौन सा पोजीशन देते हैं, हम देते हैं सुपाइन पोजीशन, क्योंकि ये पार्ट इजिली विजिबल होता है। ठीक है ना। उसके अलावा हेड टू टू असेसमेंट में, लाइक फिजिकल एग्जामिनेशन में। ठीक है। कब कब हमें अवॉइड करनी है ये पोजीशन, अगर बैक में कोई सर्जरी हो रखी है। बैक में कोई सर्जरी हो रखी है तो ऑफकोर्स ये पोजीशन हम नहीं देंगे। सेकेंड है हमारा स्पाइनल प्रॉब्लम, पेशेंट को अगर कोई स्पाइनल प्रॉब्लम है तो ऐसे सीधा हम लेटा नहीं सकते हैं। ठीक है ना। इस पोजीशन की वजह से, सुपाइन पोजीशन की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेड सोर, वेरी इंपॉर्टेंट। बेड सोर हो सकता है पेशेंट को। अब कहाँ कहाँ बेड सोर हो सकता है, ये वाला MCQ आता है। मतलब इसमें मैंने जो भी चीज़ें लिखी है ना, MCQ के साथ कवर किया है। सो वो उन्होंने ऐसे पूछा कि पेशेंट जो है सुपाइन पोजीशन पे लेटा है तो कहाँ कहाँ पे, किस किस एरिया में बेड सोर होने के चांसेस है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे ऑक्सीपिट रीजन में, यहीं पे होने का मतलब यहाँ पे ऑक्सीपिटल रीजन में होने का चांसेस है। सेकंड कहाँ पे, शोल्डर के पास, इस वाले एरिया में, क्योंकि ये वाला बोनी प्रोमिनेंस बेड से टच है ना, सो ये वाला एरिया में। थर्ड ये हमारा एल्बो, एल्बो सीधा लेटा हुआ है तो यहाँ पे एल्बो में हो सकता है। फोर्थ यहाँ पे हमारा सेक्रम एंड कॉक्सिक रीजन बेड से टच है तो यहाँ पे इस वाले बोनी प्रोमिनेंस में। एंड यहाँ पे हिल वाले, सो ये सारा बोनी प्रोमिनेंस एरिया है जहाँ पे बेड सोर होने के चांसेस है। सेकंड और क्या इसमें कॉम्प्लिकेशन हो सकता है इस पोजीशन का, कि फुट ड्रॉप। अगर आपने ये जो मैंने यहाँ पे देखो लगा रखा है ना, अगर ये आपने नहीं लगाया तो जो आपका लेग है, जो आपका हिल है, वो ऐसे होगा। सो जो कॉमन पेरोनियल नर्व जो है वो कंप्रेस होगी। कंप्रेस होने की वजह से क्या हो सकता है, फुट ड्रॉप हो सकता है। सो इन सुपाइन पोजीशन आपको बेड सोर हो सकते हैं, फुट ड्रॉप हो सकता है। कहाँ कहाँ पे हमें सुपाइन पोजीशन देना है, इन ऑल दैट कंडीशन हमें सुपाइन पोजीशन देना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको जो याद रखना है, दैट इज आफ्टर लंबर पंक्चर आपको सुपाइन पोजीशन देना है। एंड इन मेल कैथेटराइजेशन आपको सुपाइन पोजीशन देना है। ये दोनों तो अच्छे से याद रख लो, ये दोनों मेनली एग्जाम में पूछते हैं। ठीक है ना। देन सेकंड हमारा पोजीशन है दैट इज प्रोन। प्रोन का मतलब क्या है, प्रोन देखो ONE, प्रोन में क्या आ रहा है, प्रोन में क्या आ रहा है हमारा, ONE आ रहा है, मतलब ऑन इसोफेगस। ठीक है ना, ऑन इसोफेगस। इट इज जस्ट फॉर रिमेम्बरिंग, मतलब ऐसा कुछ है नहीं। ऑन इसोफेगस मतलब पेशेंट जो है वो सुपाइन का जस्ट अपोजिट लेटा होगा, हेड जो है वो एक साइड टर्न होगा। एंड ये देखो, ये हमारा हैंड जो है ऐसे अबडक्टेड होगा। ठीक है ना, एक्सटेंडेड एंड अबडक्टेड होगा। सो इसमें पूछते हैं कि प्रोन पोजीशन कहाँ कहाँ यूज करते हैं। सो प्रिवेंट द बेड सोर, मतलब बेड सोर लाइक सुपाइन में पेशेंट को बेड सोर हो सकते हैं ना, सो उससे प्रिवेंट करने के लिए ड्यूरिंग रीनल बायोप्सी, दिस इज इंपॉर्टेंट। ड्यूरिंग रीनल बायोप्सी ये एरिया इजिली एक्सपोज हो, सो रीनल बायोप्सी के टाइम हम प्रोन पोजीशन देते हैं। ठीक है ना। या फिर कोई स्पाइनल सर्जरी हो रही है, तो ये एरिया हमें लाइक इजिली विजुअलाइज हो, तभी तो हम सर्जरी कर पाएंगे। सो अगर कोई स्पाइनल सर्जरी हो रही है तो प्रोन पोजीशन देंगे। या फिर न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट बेबी, जो बेबी को न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होता है ना,
सो उस कंडीशन में भी हम बेबी को कौन सा पोजीशन देते हैं, हम प्रोन पोजीशन देते हैं, ठीक है ना। देन क्वेश्चन कमिंग टू प्रॉब्लम कि प्रोन पोजीशन में पेशेंट को क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो लेट्स सपोज अगर पेशेंट इंट्यूबेटेड है, पेशेंट के मुंह में एंडोट्रेकियल ट्यूब डला हुआ है या पेशेंट को ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब लगा हुआ है, तो अगर आप प्रोन पोजीशन देते हो तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि जो हमारा ईटी ट्यूब है, जो हमारा एंडोट्रेकियल ट्यूब है, वो डिस्प्लेस हो सकता है। सो आपको ईटी ट्यूब का अच्छे से ध्यान रखना है इन दैट कंडीशन। उसके अलावा और क्या हो सकता है, प्रेशर की, देखो यहाँ पे ईयर पे आईज पे प्रेशर लग रहा है ना, एक साइड ईयर पे और एक साइड आईज पे प्रेशर लग रहा है, तो यहाँ पे प्रेशर सोर होने के चांसेस है। प्लस ब्रेकियल प्लेक्सस इंजरी, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि देखो ब्रेकियल प्लेक्सस इंजरी क्यों हो सकता है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो है शोल्डर से हमारा ये जो नर्व है यहाँ पे शोल्डर से कंप्रेस हो रहा है, ठीक है। सेकेंड थिंग क्या है कि जो हमारा ये है हेड टर्न है एक साइड, ये टर्न हेड जो है वो एक साइड टर्न है, उसकी वजह से जो नर्व पर ट्रैक्शन लग रहा है, कंटिन्यूअस ट्रैक्शन लग रहा है, तो उस वजह से हो सकता है। थर्ड कंडीशन है कि जो हाथ है ना वो अबडक्टेड है ना, अबडक्टेड है, सो इस वजह से भी प्रेशर लग रहा है। सो ये सारे कंडीशन की वजह से ब्रेकियल प्लेक्सस इंजरी हो सकती है इन प्रोन पोजीशन, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। कहाँ कहाँ देना है, मेनली आपको याद रखना है ड्यूरिंग रीनल बायोप्सी हम कौन सा पोजीशन देते हैं, प्रोन पोजीशन देते हैं। देन थर्ड पोजीशन इज डोर्सल रिकम्बेंट पोजीशन। सो डोर्सल रिकम्बेंट का मतलब क्या है, रिकम्बेंट, देखो रिकम्बेंट में क्या आ रहा है, बेंट आ रहा है ना, बेंट मतलब लेग को क्या कर देंगे, बेंट कर देंगे, मतलब पेशेंट जो है वो सुपाइन लेटा होगा, ऑन द बैक लेटा होगा, एंड जो लेग है वो बेंट होगा, दैट इज डोर्सल रिकम्बेंट पोजीशन। सिंपल, लेग क्या होगा, बेंट होगा। कब यूज करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, इन फॉलीज कैथेटराइजेशन, बस किसमें, इन फीमेल। अगर मेल का फॉलीज कैथेटराइजेशन बोलेगा तो कौन सा पोजीशन, देन सुपाइन पोजीशन। बट अगर फीमेल का फॉलीज कैथेटराइजेशन बोलेगा तो हम बोलेंगे डोर्सल रिकम्बेंट पोजीशन, है ना। और ये जो लेग है इसको हम क्या करते हैं, सॉरी, ये लेग को हम क्या करते हैं, अबडक्टेड करते हैं, दूर करते हैं, सो डैट ये जो पार्ट है अच्छे से विजुअलाइज हो जाए, अच्छे से हम फॉलिस को इंसर्ट कर पाए, ठीक है ना। उसके अलावा पेरिनियल केयर में, ठीक है ना, क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है, बेड सोर हो सकता है, कहाँ कहाँ बेड सोर हो सकता है, ऑक्सीपिट में, शोल्डर के नीचे, कॉक्सिक में, हील नी में, सॉरी एल्बो में, है ना, ये सारा एरिया है बेड सोर का। उसके अलावा फोर्थ पोजीशन हमारा लिथोटोमी पोजीशन, लिथोटोमी पोजीशन। सो लिथोटोमी में पेशेंट कैसे लेटता है, लिथोटोमी में पेशेंट सुपाइन ही लेटा रहेगा, बस क्या डिफरेंस होगा कि जो ये हिप है ना, हिप एंड जो नी है वो फ्लेक्स होगा, हिप एंड नी जो है वो फ्लेक्स होगा, थाई जो है वो अबडक्टेड होगा, सेपरेटेड होगा, एंड जो ये फिट है ना ये सपोर्टेड होगा, कहाँ पे, स्टीरप्स, मतलब ऐसे स्टीरप्स होता है, ऐसे बंधा होता है, ये सपोर्टेड होता है, क्योंकि ये पेशेंट ऐसे इतना ऊपर थोड़ी इतनी देर तक कर पाएगा, सो ये पार्ट जो है वो सपोर्टेड रखना होता है। पेशेंट जो है वो सुपाइन लेटा होगा, जो हिप है और जो नी है वो फ्लेक्स होगा, एंड जो ये लेग है ना ये सपोर्टेड होगा, ये होता है हमारा लिथोटोमी पोजीशन। कब देते हैं, ड्यूरिंग वजाइनल डिलीवरी। अगर आपने पोस्टिंग की होगी तो आपने ये देख रखा होगा, ड्यूरिंग वजाइनल डिलीवरी और ड्यूरिंग जेनिटो यूरिनरी सिस्टम की कोई भी अगर सर्जरी होती है तो उसमें हम ये वाला जो पोजीशन देते हैं, ठीक है। क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है, अगर बहुत लॉन्ग टाइम तक अगर हमने पेशेंट को लिथोटोमी पोजीशन दिया तो बेड सोर हो सकता है, ऑक्सीपिट रीजन में, शोल्डर रीजन में, एल्बो में, कॉक्सिक में, सैक्रल में, ठीक है। उसके अलावा नर्व डैमेज, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि देखो ये पोजीशन कितनी देर तक मेंटेन करके रखा है ना, तो इसकी वजह से लाइक फीमोरल नर्व में, सियाटिक नर्व में, ऑब्टूरेटर नर्व में डैमेज हो सकता है, तो नर्व इंजरी हो सकती है, ठीक है। यहाँ पे जो भी नर्व है उसमें इंजरी हो सकती है इन लिथोटोमी पोजीशन। कब यूज करते हैं, ड्यूरिंग वजाइनल डिलीवरी, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट पोजीशन इज सिम्स लेटरल पोजीशन। सो सिम्स लेटरल पोजीशन के बहुत सारे नाम है, क्या क्या नाम है, सिम्स लेटरल पोजीशन को सेमी प्रोन भी बोलते हैं, प्रोन उसका हल्का सा, सेमी मतलब आधा होता है ना, सो प्रोन उसका आधा प्रोन, उसको बोलते हैं सेमी प्रोन, और मॉडिफाइड लेफ्ट लेटरल पोजीशन भी बोलते हैं, किसको, सिम्स लेटरल पोजीशन को, ठीक है। सो सिम्स लेफ्ट लेटरल पोजीशन में क्या होता है, पेशेंट जो है वो लेफ्ट साइड लेटा होगा, देखो लेफ्ट साइड लेटा हुआ है, और जो लेफ्ट लेग है ना वो स्ट्रेट होगा या फिर हल्का सा बेंट होगा, या तो स्ट्रेट भी हो सकता है या हल्का सा बेंट होगा। जो राइट हिप है ना, राइट हिप और नी है वो हल्का सा क्या होगा, फ्लेक्स होगा, और जो ये वाला हमारा जो राइट वाला जो लेफ्ट वाला आर्म है ना वो फ्लेक्स, जो बिहाइंड नेक मतलब ऐसे पीछे होगा, बैक के पीछे होगा, एंड जो राइट आर्म है ना वो सपोर्टेड होगा। इस पोजीशन को बोलते हैं सिम्स लेफ्ट लेटरल पोजीशन या मॉडिफाइड
लेफ्ट लेटरल पोजीशन या फिर सेमी प्रोन पोजीशन, ठीक है ना। ये इमेज जो मैंने रखा है ना, डेट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इमेज से डायरेक्टली आ जाता है, आपको ये इमेज दे देंगे एंड पूछेंगे कि ये कौन सा पोजीशन है। बहुत बार एमसीक्यू आ रखा है नॉट सेट में भी एंड बहुत सारे एग्जाम में, कि कुछ प्रोसीजर से पूछ लेते हैं कि ये प्रोसीजर में कौन सा पोजीशन देंगे, या फिर पूछ लेते हैं इमेज दे देते हैं, पूछते हैं कि कौन सा पोजीशन, ठीक है। सो ये सीम्स लेफ्ट लेटरल पोजीशन कब यूज करते हैं, ड्यूरिंग एनीमा एडमिनिस्ट्रेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एनीमा हो गया, सपोजिटरी हो गया, रेक्टल एग्जामिनेशन हो गया, वजाइनल एग्जामिनेशन हो गया, रेक्टल से टेम्परेचर लेना, रेक्टल टेम्परेचर लेते हैं ना, बहुत कोर टेम्परेचर बताते हैं, आगे मैं वाइटल साइन बताऊंगी आपको। रेक्टल इरिगेशन करना हो, ड्यूरिंग सिग्मोइडोस्कोपी हो गया, फ्लैटस ट्यूब इंसर्शन हो गया, ह्यूमरॉइडेक्टोमी हो गया, मतलब रेक्टल से पार्ट से रिलेटेड जो भी काम है ना, उसमें हम यही वाला पोजीशन देंगे। बट वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग यू हैव टू कीप रिमेंबर देयर, कि अगर आपके एग्जाम में पूछे कि रेक्टल एग्जामिनेशन में कौन सा पोजीशन देते हैं, वहां पे वो सिम्स लेफ्ट लेटरल पोजीशन भी दे दे एंड आपको नी चेस्ट पोजीशन भी दे दे, तो आपको कौन सा आंसर टिक करना है, आपको आंसर टिक करना है नी चेस्ट पोजीशन। नी चेस्ट पोजीशन इज द बेस्ट फॉर रेक्टल एग्जामिनेशन। उसके अलावा ये पोजीशन भी हम दे सकते हैं, ये पोजीशन भी दे सकते हैं एंड यही पोजीशन ज्यादातर देते हैं, बट अगर बेस्ट पूछ ले देन नी चेस्ट पोजीशन इज द बेस्ट, ठीक है ना, क्योंकि नी चेस्ट पोजीशन ना थोड़ा सा लाइक डिस्कम्फर्ट होता है थोड़ा सा पेशेंट के लिए, इसलिए पेशेंट को मोस्टली हम यही वाला पोजीशन देते हैं। बट नी चेस्ट पोजीशन जो है वो बेस्ट होता है फॉर विजुअलाइजेशन ऑफ रेक्टम। तो ड्यूरिंग रेक्टल एग्जामिनेशन ये पोजीशन भी दे सकते हैं, नी चेस्ट पोजीशन भी देते हैं, बट बेस्ट कौन सा है, नी चेस्ट पोजीशन है, ठीक है ना। सो एनीमा की बात आ जाए, सपोजिटरी की बात आ गए, रेक्टल टेम्परेचर की बात आ जाए, तो हमेशा याद रखना सिम्स लेफ्ट लेटरल पोजीशन, सेमी प्रोन पोजीशन या फिर मॉडिफाइड लेफ्ट लेटरल पोजीशन। आई बस समझ में आ गई, ठीक है। नेक्स्ट पोजीशन इज वेरी सिंपल, लेटरल रिकम्बेंट पोजीशन। सो ये जो लेटरल रिकम्बेंट पोजीशन है ना, लेटरल रिकम्बेंट पोजीशन इज वेरी सिंपल, मतलब कि पेशेंट जो है वो आइदर राइट करवट में लेटा होगा या फिर लेफ्ट करवट में लेटा होगा, ठीक है ना, या तो राइट होगा या तो लेफ्ट होगा। सो यहाँ से एमसीक्यू क्या पूछते हैं वो, कि लेफ्ट लेटरल रिकम्बेंट पोजीशन हम कब देते हैं, पोस्ट ऑफ पेशेंट, जो पेशेंट का ऑपरेशन हो जाता है उसके बाद हम पेशेंट को कौन सा पोजीशन देते हैं, लेफ्ट लेटरल देते हैं, या फिर अनकॉन्शियस पेशेंट में भी हम लेफ्ट लेटरल पोजीशन देते हैं, या फिर हम सीजर पेशेंट को आता है उसके बाद हम पेशेंट को लेफ्ट लेटरल पोजीशन में डालते हैं। क्यों, टू प्रिवेंट एस्पिरेशन। ये सबका आंसर यही है, टू प्रिवेंट एस्पिरेशन, क्योंकि पेशेंट का अनकॉन्शियस है, ऑफकोर्स उसका जो गैग है, कफ रिफ्लेक्स अच्छे से नहीं है, तो वो अच्छे से चीज़ों को स्वेलो नहीं कर पाएगा। पोस्ट ऑफ पेशेंट का भी सारा मसल क्या हो रहता है, मसल रिलैक्सेंट देते हैं ना ड्यूरिंग सर्जरी, तो पूरा मसल पैरालाइज्ड होता है, तो लाइक पेशेंट अच्छे से स्वालो नहीं कर पाएगा, तो एस्पिरेशन हो सकता है इन सीजर पेशेंट ऑल्सो। सो टू प्रिवेंट एस्पिरेशन हम क्या देते हैं, लेफ्ट लेटरल रिकम्बेंट पोजिशन। क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है, बेड सोर हो सकता है, कहाँ हो सकता है, ऑफकोर्स देखो पेशेंट लेटरल लेटा हुआ है ना, सो यहाँ पे हो सकता है जो बोनी प्रोमिनेंस बेड से टच होगा, बट बेड सोर कब होगा, बहुत लॉन्ग टर्म तक अगर पेशेंट लेटा रहेगा तब, ऐसे लाइक 2 घंटे 1 घंटे में नहीं हो जाएगा, ठीक है ना। ब्रेकियल प्लेक्सस इंजरी भी हो सकती है, जैसे कि हमने पढ़ा था ना प्रोन पोजीशन में, एक तो हमारा प्रोन पोजीशन में ब्रेकियल प्लेक्सस इंजरी हो सकती है, दूसरा हमारा लेफ्ट या राइट लेटरल रिकम्बेंट पोजीशन में भी हो सकती है, क्योंकि देखो ये वाला जो हाथ है ना, ये शोल्डर के नीचे से जा रहा है, तो ये लाइक ऐसे जो नर्व है वो ट्रैक्शन डल रही है, इस वजह से हो सकता है, ठीक है ना। तब होता है जब बहुत लॉन्ग टर्म तक रहता है, ऐसे थोड़ी देर में नहीं होता, ये बात अब ध्यान रखना। देन कमिंग टू वेरी इंपॉर्टेंट पोजीशन, दैट इज फॉलर पोजीशन। फॉलर पोजीशन तो बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है लाइक बहुत सारे एग्जाम का। सो फॉलर में क्या करते हैं, फॉलर में बहुत सिंपल पोजीशन है, पेशेंट जो है वो सुपाइन लेटा होता है, पेशेंट सुपाइन लेटा हुआ है एंड जो उसका हेड है ना उसको एलिवेट कर देते हैं, दैट इज फॉलर पोजीशन। एग्जैक्टली जो मैंने पिक्चर बनाया ना ऐसी होता है, पेशेंट सुपाइन लेटा होता है, उसका हेड एंड जो है ना, हेड का साइड उसको एलिवेट कर देता है, एज यू कैन सी इन द पिक्चर, पेशेंट सुपाइन लेटा था एंड उसका जो हेड एंड है वो एलिवेट कर दिया, ठीक है, उसको बोलते हैं फॉलर पोजीशन। तो जो फॉलर पोजीशन है ना बहुत डिफरेंट होता है, लाइक लो फॉलर, सेमी फॉलर, हाई फॉलर। तो ये कब बोलते हैं, मतलब डिग्री ऑफ एक्सटेंशन, अगर आप जो बेड है, हेड एंड है, अगर आप 15 to 30 डिग्री एलिवेट करोगे तो उसको बोलेंगे लो फॉलर पोजीशन, अगर हेड एंड को 30 to 45 डिग्री पे एलिवेट करोगे तो उसको बोलेंगे सेमी फॉलर, एंड अगर जो हेड एंड है वो 45 to 60 के बीच में एलिवेट करोगे तो उसको फॉलर बोलेंगे, एंड अगर आप फुल
जो 60 to 90 डिग्री अगर हेड को एलिवेट कर दोगे तो उसको बोलेंगे हाई फॉलर पोजीशन। देखो ये रहा, अगर 30 डिग्री एलिवेट किया तो उसको बोलेंगे लो फॉलर। ये रहा 60 डिग्री के अप्रॉक्स है तो उसको बोल देंगे फॉलर। एंड ये लाइक 60 to 90 डिग्री कर देंगे तो ये हाई, ये तो हमारा फॉलर है। एंड अगर पेशेंट हाई फॉलर होगा तो पूरा ऐसे होगा, लाइक पूरा लाइक 90 डिग्री पे एलिवेटेड है ना, सो इसको बोलेंगे हाई फॉलर पोजीशन। सो ये पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। कब कब देते हैं, अगर पेशेंट को ब्रीदिंग प्रॉब्लम होती है, फटाफट हम कौन सा पोजीशन देते हैं, हम पेशेंट को देते हैं फॉलर पोजीशन, क्योंकि पेशेंट का लंग जो है वो एक्सपेंड होता है तो सांस लेने में ईजी हो जाता है इन दैट पोजीशन। किसमें, फॉलर पोजीशन में। सो ब्रीदिंग प्रॉब्लम अगर कभी भी बोलते हैं कि पेशेंट को ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रहा है तो कौन सा पोजीशन दोगे आप दोगे फॉलर पोजीशन। देन इन केस ऑफ इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर पेशेंट का आईसीपी इंक्रीज है तो आप कौन सा पोजीशन दोगे, आप दोगे फॉलर पोजीशन। ठीक है, क्या दोगे आप, फॉलर पोजीशन दोगे। एंड आईसीपी कब कब इंक्रीज हो सकता है, लाइक हेमरेजिक स्ट्रोक हो रखा हो पेशेंट को, या फिर पेशेंट को सेरिब्रल एन्यूरिज्म हो रखा है, या फिर पेशेंट का क्रेनियोटोमी हुआ, पेशेंट को हेमरेजिक स्ट्रोक था उसके लिए क्रेनियोटोमी हुआ था, डिकम्प्रेशन एंड क्रेनियोटोमी हुआ था तो उसके बाद आप दोगे, या फिर लेमिनेक्टोमी हो रखा है। सो इन सारे कंडीशन में पेशेंट का आईसीपी इंक्रीज होने के चांसेस होते हैं, तो हम कौन सा पोजीशन देते हैं, हम पेशेंट का हेड को एलिवेट करके रखते हैं। इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर में आपको फॉलर पोजीशन देना है, मतलब मेनली आपको हेड को एलिवेट करके रखना है, ठीक है। और अदर कंडीशन है कि इंक्रीज इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर, अगर ऑक्यूलर प्रेशर अगर इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर इंक्रीज है, लाइक कि कैटरेक्ट सर्जरी हुई है, पेशेंट का कैटरेक्ट सर्जरी के बाद हम कौन सा पोजीशन देते हैं, हम देते हैं फॉलर पोजीशन। या फिर आफ्टर मेस्टेक्टोमी सर्जरी, कोई भी लाइक राइट और लेफ्ट में ब्रेस्ट में सर्जरी हुई है, मतलब कि मे बी लाइक ब्रेस्ट कैंसर था, सर्जरी हुई है ना, तो मेस्टेक्टोमी हुई है, तो लेट्स सपोज अगर राइट मेस्टेक्टोमी हुई है तो हम क्या करेंगे, फॉलर पोजीशन देंगे, प्लस जो हैंड है ना उसको एलिवेट करेंगे सो दैट प्रॉपर लिम्फेटिक ड्रेनेज हो जाए, ठीक है ना। सो मेस्टेक्टोमी में वेरी इंपॉर्टेंट है कि हम फॉलर पोजीशन देते हैं। एंड जिस साइड हो रखी है, लाइक राइट ब्रेस्ट में हो रखी है या फिर लेफ्ट ब्रेस्ट में हो रखी है, जिसमें भी हो रखी है वो वाला हाथ को हम एलिवेट करते हैं सो दैट प्रॉपर लिम्फेटिक ड्रेनेज हो, ठीक है, सो वेरी इंपॉर्टेंट। उसके अलावा लाइक ड्यूरिंग राइल्स ट्यूब फीडिंग, जब पेशेंट को हम राइल्स ट्यूब फीडिंग देते हैं तो हमें फॉलर हाई फॉलर पोजीशन देना होता है। नेक की सर्जरी हो रखी हो, लाइक आफ्टर नेक की सर्जरी लाइक थायराइडेक्टोमी हो रखी हो तो लाइक प्रॉपर ड्रेनेज हो, इसलिए हम फॉलर पोजीशन देंगे। ऑटोनोमिक डिसरिफ्लेक्सिया में वेरी इंपॉर्टेंट, ऑटोनोमिक डिसरिफ्लेक्सिया में हम क्या देते हैं, हाई फॉलर पोजीशन देते हैं। क्यों देते हैं, क्योंकि क्या होता है ना, ऑटोनोमिक डिसरिफ्लेक्सिया मतलब कि ऑटोनोमिक डिसफंक्शन होता है, पेशेंट का बीपी सडन एकदम से इंक्रीज हो जाता है, पेशेंट का बीपी एकदम से सडन इंक्रीज हो जाता है तो हमें पेशेंट को हाई फॉलर पोजीशन देना होता है सो दैट लाइक पेशेंट को लाइक स्ट्रोक वगैरह ऐसा कोई चांस ना हो, है ना। क्योंकि बीपी कभी भी इंक्रीज होता है तो कौन सा पोजीशन देना होता है हमें, हाई फॉलर पोजीशन देना होता है। सो ऑटोनोमिक डिसरिफ्लेक्सिया में सबसे पहले आपको क्या करना है, यू हैव टू गिव द हाई फॉलर पोजीशन टू पेशेंट, ठीक है। एंड इन केस ऑफ राइल्स ट्यूब इंसर्शन में, राइल्स ट्यूब इंसर्शन में आप लाइक हाई फॉलर दोगे और जो हेड और नेक है उसको थोड़ा सा फ्लेक्स करोगे सो दैट इजिली जो राइल्स ट्यूब है इजिली हमारे स्टमक के अंदर चला जाए एसोफेगस के थ्रू, ठीक है। सो ड्यूरिंग राइल्स ट्यूब फीडिंग, ड्यूरिंग आफ्टर नेक सर्जरी लाइक थायराइडेक्टोमी हो गया, ऑटोनोमिक डिसरिफ्लेक्सिया में, राइल्स ट्यूब इंसर्शन में, कोई भी ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो लाइक सीओपीडी पेशेंट को हो रखा है, अस्थमा हो रखा है, इन ऑल दैट केस में आपको कौन सा पोजीशन देना है, यू हैव टू गिव फॉलर पोजीशन, ठीक है। देन कमिंग टू द ट्रेनलिनबर्ग पोजीशन। सो ट्रेनलिनबर्ग पोजीशन क्या है, ट्रेनलिनबर्ग पोजीशन इज वेरी सिंपल, पेशेंट जो है वो सुपाइन लेटा है, सुपाइन लेटा हुआ है एंड हेड एंड जो है ना उसको हम थोड़ा सा टिल्ट कर देंगे, नीचे कर देंगे, एज यू कैन सी इन द पिक्चर, पेशेंट सीधा लेटा हुआ है बैक पे और जो हेड एंड है वो नीचे हमने कर दिया, थोड़ा सा नीचे कर दिया, ठीक है। कब देते हैं, हाइपोटेंशन में। हाइपोटेंशन में क्यों देते हैं, क्योंकि जो वीनस रिटर्न है ना, जो वीनस रिटर्न है वो इंक्रीज हो जाएगा तो मतलब हार्ट को ज़्यादा ब्लड मिलेगा फॉर पंपिंग, है ना। सो हाइपोटेंशन में। इन केस ऑफ सेंट्रल लाइन इंसर्शन और रिमूवल, अगर सेंट्रल लाइन पेशेंट को डालना हो या फिर रिमूव करना हो तो हम देते हैं ट्रेनलिनबर्ग पोजीशन। क्यों, बहुत सारे रीजन है। फर्स्ट रीजन क्या है कि सेंट्रल लाइन जब इंसर्ट करते हैं ना तो हम पेशेंट को ऐसे हेड एंड थोड़ा सा नीचे टिल्ट कर देते हैं, इससे क्या होता है ना कि वीनस रिटर्न होता है, वीनस रिटर्न इंक्रीज हो जाता है तो जो हमारा जुगुलर वेन या फिर सबक्लेवियन वेन में ही तो हम डालते हैं सेंट्रल लाइन, तो उसमें ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाता है तो वो इजिली विजिबल हो जाता है। फर्स्ट तो ये हो गया। सेकेंड और क्या होता है ना कि हमने उसका हेड एंड थोड़ा सा नीचे कर दिया, हेड एंड थोड़ा सा नीचे कर दिया तो क्या होगा, हम यहाँ पे हम पेशेंट को सेंट्रल लाइन डालेंगे, पेशेंट का सेंट्रल लाइन सपोज हम यहाँ पे डालेंगे, सॉरी कहाँ गया,
पेशेंट का सेंट्रल लाइन हम यहाँ पे डालेंगे तो ये वाला पार्ट जो है वो हार्ट से क्या हो गया, नीचे हो गया, या हार्ट से नीचे हो गया, तो जो एयर है ना, एयर जो है वो वेन्स में ना सक नहीं होगा, तो एयर एम्बोलिज्म नहीं होगा, है ना। जो भी बोले इन केस टू प्रिवेंट एयर एम्बोलिज्म, सिंपल सब वर्ड बोले तो टू प्रिवेंट एयर एम्बोलिज्म। कैसे? क्योंकि ये जो इंसर्शन साइड बिलो हो जाता है हार्ट लेवल से, तो यहाँ पे पॉजिटिव प्रेशर बन जाता है, तो बाहर से एयर अंदर नहीं जा पाता, तो एयर एम्बोलिज्म को प्रिवेंट करने के लिए एंड ऑल्सो वेन्स जो है वो इजिली विजुअलाइज हो जाए। सो ड्यूरिंग सेंट्रल लाइन इंसर्शन एंड ड्यूरिंग सेंट्रल लाइन रिमूवल हम देते हैं ट्रेलेनबर्ग पोजीशन एंड इन केस ऑफ हाइपोटेंशन और शॉक, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सो ट्रेलेनबर्ग पोजीशन, हेड क्या होगा, नीचे होगा। रिवर्स ट्रेलेनबर्ग, रिवर्स मतलब कि ऑपोजिट, यहाँ पे जो पैर नीचे हो जाएगा, हेड ऊपर हो जाएगा, सिंपल। मतलब पेशेंट सुपाइन ही लेटा हुआ, पैर थोड़ा सा नीचे हो गया और सर थोड़ा सा ऊपर हो गया, ठीक है ना। सो इन केस ऑफ GERD, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज में हम सर थोड़ा ऊपर करेंगे, जो हेड एंड है थोड़ा सा ऊपर करेंगे, सो डैट पेशेंट का जो गैस्ट्रिक कंटेंट है वो रिफ्लक्स होके वापस से मुंह में ना आए इसोफेगस के थ्रू। ठीक है, सो GERD में। ड्यूरिंग हेड एंड नेक सर्जरी में, हेड या फिर नेक सर्जरी करनी हो, सो डैट हम ऐसे पोजीशन देते हैं सो डैट ब्लड फ्लो है वो थोड़ा नीचे ही रहे। यहाँ पे ब्लड फ्लो थोड़ा कम करना होता है, क्योंकि ड्यूरिंग सर्जरी हमें हमारा लाइक मोटिव होता है कि उस एरिया में थोड़ा ब्लड सप्लाई थोड़ा कम हो, सो डैट ज़्यादा ब्लड लॉस ना हो, है ना। सो ड्यूरिंग सर्जरी। देन इंक्रीज ICP, अभी मैंने क्या बोला कि अगर ICP इंक्रीज है तो हम फॉलोअर पोजीशन भी दे सकते हैं। मतलब अगर ICP इंक्रीज है ना, तो हमारा जो मोटिव होता है ना वो होता है कि हेड एंड को हमें एलिवेट करके रखना है, हेड एंड को हमें एलिवेट करके रखना है। तो आप फॉलोअर पोजीशन भी दे सकते हो, आप रिवर्स ट्रेलेनबर्ग पोजीशन भी दे सकते हो, बट कभी भी ट्रेलेनबर्ग पोजीशन नहीं देना है। ये चीज़ तो आप ऐसे माइंड में फिक्स कर लो कि ट्रेलेनबर्ग पोजीशन, दिस पोजीशन इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड, दिस पोजीशन इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन इंक्रीज ICP। अगर पेशेंट का ICP भी बढ़ा हुआ है तो आपको ये पोजीशन तो किसी हालत में नहीं देना है, नहीं देना है, नहीं देना है। कौन सा? ट्रेलेनबर्ग पोजीशन। आप रिवर्स ट्रेलेनबर्ग पोजीशन दे सकते हो, आप फॉरवर्ड पोजीशन दे सकते हो, बट आप ये वाला पोजीशन नहीं दे सकते हो इन केस ऑफ इंक्रीज इंट्राक्रैनियल प्रेशर। ठीक है, आगे बात समझ में। देन नेक्स्ट पोजीशन इज रोज पोजीशन, वेरी सिंपल पोजीशन। रोज पोजीशन क्या है कि पेशेंट सुपाइन लेटा होता है, ठीक है, जो हेड है ना वो एक्सटेंडेड होता है बैकवर्ड, हेड जो है वो एक्सटेंडेड बैकवर्ड होता है, एंड हम ना कोई भी पिलो या सैंड बैग या रिंग जो है वो शोल्डर के नीचे लगा देते हैं, ठीक है, सो डैट ये वाला पार्ट ना अच्छे से विजिबल हो। ये वाला पार्ट विजिबल करने के लिए ये वाला पार्ट को थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं एंड ये वाला बॉडी पार्ट को थोड़ा सा अप कर देते हैं, सो डैट ये वाला बॉडी पार्ट अच्छे से विजिबल हो, सो डैट जो ये पोजीशन है रोज पोजीशन कहाँ देते हैं? इन ENT सर्जरी। कुछ भी हमारा ENT जो सर्जरी होती है, जैसे कि ट्रेकियोस्टोमी हो गया, ओव्यूलोप्लास्टी हो गया, थायरॉइडेक्टोमी हो गया, टॉन्सिलेक्टोमी हो गया, है ना, यहाँ पे कोई भी सर्जरी हुई, ये सारी सर्जरी में या फिर ओरल कैविटी की सर्जरी में हम देते हैं रोज पोजीशन, है ना। सिंपल याद कर लो, ENT की कोई भी सर्जरी होगी तो आप कौन सा पोजीशन दोगे? रोज पोजीशन दोगे। क्या करोगे आप? शोल्डर के नीचे पिल्लो लगाओगे, हेड को जो है वो एक्सटेंड कर दोगे, सो डैट ये वाला पार्ट जो है वो इजिली विजिबल हो जाए, ठीक है। देन नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन ना फेवरेट है सारे ही एग्जाम का, कि वुंड एविसेरेशन एंड वुंड डिहेसेंस में कौन सा पोजीशन देते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ये वुंड एविसेरेशन क्या होता है। सो वुंड एविसेरेशन में ई आ रहा है ना, ई फॉर एविसेरेशन, ई फॉर एविसेरेशन, ई फॉर एग्जिट, ठीक है ना, एग्जिट। मतलब क्या होगा ना, वुंड एविसेरेशन में जो अंदर का जो कंटेंट है ना वो एग्जिट हो जाएगा। इन दैट केस जो अंदर का जो हमारा वुंड था ना, वुंड सेपरेट हो गया और अंदर का जो कंटेंट है ना वो बाहर आ गया, दैट इज वुंड एविसेरेशन। लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं, इसलिए मैं इसे निमोनिक बताया आपको। वुंड डिहिसेंस में क्या होगा? डिहिसेंस, डी मतलब क्या होता है? डिटैच होना, अलग हो जाना, डिवाइड होना, डी फॉर डिवाइड, है ना। सो इसमें क्या होगा कि सूचर लाइन ना जस्ट सेपरेट हो जाएगी। दिख रही है आपको? ये सूचर लाइन थी वो सेपरेट हो गई है, इसमें अंदर का जो कंटेंट है वो बाहर नहीं आया है, जस्ट सूचर लाइन जो है वो सेपरेट हो गई है, डिवाइड हो गया। इसमें क्या हुआ कि अंदर का जो कंटेंट है ना वो भी बाहर आ गया। तो वुंड एविसेरेशन में क्या होगा? अंदर का कंटेंट एग्जिट हो जाएगा, वुंड डिहिसेंस में जो है वो जो सूचर लाइन है वो डिवाइड हो जाएगी, ऐसे याद रखना है। सो इन बोथ केस हम पेशेंट को कौन सा पोजीशन देंगे? हम पेशेंट को देंगे गिव लो फॉलर पोजीशन। जो हेड एंड है वो 15 to 30 डिग्री हम एलिवेट करेंगे, गिव लो फॉलर पोजीशन। फिक्स कर लो माइंड में कि कभी भी अगर पेशेंट को वुंड एविसेरेशन हो या फिर वुंड डिहिसेंस हो तो हम कौन सा पोजीशन देंगे? वी हैव टू गिव लो
फॉलर पोजीशन सो डैट और प्रेशर इस पे ना लगे, प्रेशर और ना लगे, सो डैट और जो है सूचर और सेपरेट ना हो या फिर अंदर का कंटेंट और बाहर ना आए। ठीक है, सो पोजीशन की बात आए तो आपको हमेशा लो फॉलर पोजीशन देना है। ठीक है, उसके अलावा ये वाला पोजीशन बहुत खतरनाक पोजीशन है ये, इसको बोलते हैं नी चेस्ट पोजीशन। देखो, नी चेस्ट पोजीशन या फिर जेनु पेक्टोरल। जेनु मतलब क्या होता है नी, पैक्ट मतलब क्या होता है चेस्ट, मतलब नी चेस्ट पोजीशन या फिर नी एल्बो पोजीशन। ठीक है ना, सो नी चेस्ट बोले या फिर जेनु पेक्टोरल बोले या नी एल्बो बोले, सबकी बात सेम है। क्या होता है इसमें, पेशेंट जो है वो जो नीज एंड जो नीज और चेस्ट पे रेस्ट होता है। देखो, चेस्ट एंड नीज पे रेस्ट है, हिप जो है क्या है एलिवेटेड है, हिप जो है वो एलिवेटेड है, एंड हेड जो है वो एक साइड टर्न रहेगा, इधर या फिर इधर टर्न रहेगा। जो थाई है ना वो परपेंडिकुलर रहेगा, थाई इज परपेंडिकुलर टू टेबल, टेबल के परपेंडिकुलर है, एंड बैक जो है ना वो स्ट्रेट रहेगा। सो इस पोजीशन को बोलते हैं नी चेस्ट पोजीशन, जेनुपेक्टोरल पोजीशन या नी एल्बो पोजीशन। ठीक है, कहाँ यूज करते हैं मैंने बताया ना, बेस्ट पोजीशन फॉर रेक्टल एग्जामिनेशन इज जेनुपेक्टोरल या नी चेस्ट पोजीशन। सेमी प्रोन या फिर जो मैंने इससे पहले बताया ना सेमी प्रोन पोजीशन, सिम्स पोजीशन, वो भी सही है, बट रेक्टल एग्जामिनेशन के लिए नी चेस्ट पोजीशन इज द बेस्ट जो है वो नी चेस्ट है। उसके अलावा लाइक वजाइनल एग्जामिनेशन में भी यूज करते हैं, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पोस्ट पार्टम एक्सरसाइज के लिए भी हम जो मदर्स होती है उसको हम ये वाला पोजीशन बोलते हैं करने के लिए। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा लॉग रोल। लॉग रोल में क्या होता है, लॉग रोल में सिंपल, अगर किसी पेशेंट का स्पाइनल कोड इंजरी हो रखी है, स्पाइनल कोड इंजरी हो रखी है तो उस पेशेंट को हम ऐसे ही इधर से उधर उलट नहीं कर सकते हैं कि पेशेंट को इधर करवट दे दिया, उधर करवट दे दिया, इस बेड से उस बेड कर दिया, नो। उस इन दैट केस हम पेशेंट को लॉग रोल करते हैं। लॉग रोल मतलब कि नेवर टर्न और ट्विस्ट द पेशेंट, क्योंकि अगर आप पेशेंट को और ज़्यादा टर्न और ट्विस्ट करोगे तो स्पाइनल कोड जो इंजरी हो रखी है वो और एक्सटेंड हो सकता है। तो इन दैट केस हम क्या करते हैं, एक जो है हेड को सपोर्ट करता है, 3 जने होते हैं जो ऐसे पकड़ते हैं, प्रॉपर पेशेंट को लाइक चेंज कर देते हैं एक जगह से दूसरी जगह, या लाइक अगर पेशेंट को हमें पोजीशन चेंज करना हो तो इस तरीके से हम लॉग रोल करते हैं, बाय लॉग रोल मेथड इन केस ऑफ स्पाइनल कोड इंजरी पेशेंट। ठीक है ना, उसके अलावा है हमारा ट्राइपोड पोजीशन या ऑर्थोपनिक पोजीशन। सो ट्राइपोड मतलब देखो, पेशेंट ट्राइपोड जैसे बना है ना, ट्राइपोड या ऑर्थोपनिक पोजीशन ना, पेशेंट क्या होगा कि बैठा होगा, काइंड ऑफ बैठा ही होगा, एंड आगे जो कार्डियक टेबल लगा होगा उस पर पिलो लगा होगा, पेशेंट जो ऐसे रेस्ट कर रहा होगा। ठीक है ना, ये कब देते हैं पेशेंट को, अगर अस्थमा हो, COPD हो, तो हम पेशेंट को ऐसा पोजीशन देते हैं सो डैट पेशेंट को सांस लेने में ईजी हो, क्योंकि वो लेट तो सकता नहीं, सीधा लेटेगा ना तो उसको सांस लेने में बहुत दिक्कत होती है। तो इन अस्थमा एंड इन COPD पेशेंट को हम ट्राइपोड और ऑर्थोपनिक पोजीशन देते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। You have to keep remember the image and the condition of for or tripod and orthopnic position. नेक्स्ट इज सिटिंग अप विथ लेग डेंगलिंग। सिंपल है, इसमें क्या होगा, पेशेंट है बैठा होगा, सिंपल बैठा है, जो पैर है ना नीचे लटका होगा, टेबल से नीचे लटका होगा, उसको बोलते हैं सिटिंग अप विथ लेग डेंगलिंग। लेग जो है वो नीचे डेंगल होगा, लटका होगा। ये जब हम अगर पेशेंट को कंजेस्टिव हार्ट फेलियर है, पल्मोनरी एडीमा है, तो हम इन डैट केस हम पेशेंट को देते हैं ये वाला पोजीशन, सो डैट जो वीनस रिटर्न है ना वो डिक्रीज हो, पेशेंट को थोड़ा सा सांस लेने में इजी हो, इसलिए। ठीक है, सो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में, पल्मोनरी एडीमा में हम सिटिंग अप विथ लेग डेंगलिंग पोजीशन देते हैं। ठीक है, लीवर बायोप्सी में कौन सा पोजीशन देते हैं, ऑलरेडी मैंने आपको लीवर बायोप्सी में डिस्कस कर रखा है, बट फिर से बताती हूँ। लीवर बायोप्सी में ड्यूरिंग लीवर बायोप्सी हमें क्या करना है, जो जहाँ पे लीवर हमारा है उस पार्ट को हमें क्या करना है, विजुअलाइज करना है, तो हम सुपाइन देंगे विथ पिल्लो ऑन द राइट साइड। पिल्लो जो है अंदर डालेंगे, राइट साइड के नीचे हम पिल्लो, क्योंकि राइट साइड हमारा वो है लीवर है, तो सुपाइन पोजीशन होगा, पेशेंट सीधा लेटा होगा, राइट साइड के नीचे हम क्या लगाएंगे, पिलो लगाएंगे, एंड जो ये वाला हैंड है ना उसको ऐसे एक्सटेंड करेंगे सो डैट जो हमारा लीवर है ना वो इजिली विजुअलाइज हो जाए। ठीक है, उसके बाद आफ्टर लीवर बायोप्सी हम देंगे राइट लेटरल पोजीशन, क्योंकि उस एरिया पे थोड़ा प्रेशर लगाना है सो डैट ब्लीडिंग ना हो, इसलिए हम राइट लेटरल पोजीशन देंगे। आपको डिटेल में पढ़ना है तो मेरा ये वाला जो मैंने प्रोसीजर्स वाला वीडियो पढ़ा रखा है, लीवर वो पढ़ सकते हो, लीवर बायोप्सी वाला प्रोसीजर वाला वीडियो। ठीक है, देन लंबर पंक्चर ड्यूरिंग कौन सा पोजीशन दे सकते हैं, आइदर सिटिंग या फिर सी शेप, मतलब पेशेंट जो है वो पूरा हेड जो है वो चेस्ट को टच करेगा, जो दोनों लेग है वो ऐसे चेस्ट को टच करेगा, पूरा सी शेप रहेगा पेशेंट, दिस हेड जो है वो चेस्ट को टच करेगा, जो लेग है पूरा चेस्ट को टच करेगा, एंड सी शेप, सो डैट ये जो यहाँ से हम लंबर पंक्चर करेंगे ना, ये वाला पार्ट इजीली विजुअलाइज हो जाए। सिटिंग और सी शेप डिटेल मैंने अच्छे से वीडियो में बता रखी है। आफ्टर लंबर पंक्चर कौन सा पोजीशन देंगे, सुपाइन, टू प्रिवेंट पोस्ट लंबर हेडेक। ठीक है ना,
उसके अलावा अगर पेशेंट को ब्रोंकोस्कोपी हुआ है, सो आफ्टर ब्रोंकोस्कोपी हम देते हैं सेमी फॉलर पोजीशन। क्यों? क्योंकि ब्रोंकोस्कोपी हुआ है ना, पेशेंट को स्वेलो करने की जो एबिलिटी है थोड़ा सा थोड़ा सा आप कह सकते हो कि अभी फंक्शनिंग प्रॉपर नहीं है, सो पेशेंट को एस्पिरेट हो सकता है। सो टू प्रिवेंट दिस हम पेशेंट को सेमी फॉलर देते हैं एंड प्रॉपर लाइक ड्रेनेज भी हो, ठीक है। उसके अलावा रीनल बायोप्सी में, रीनल बायोप्सी ड्यूरिंग रीनल बायोप्सी हम देते हैं प्रोन पोजीशन, क्योंकि जो किडनियाँ बैक साइड से इजिली विजुअलाइज होगी। एंड आफ्टर रीनल बायोप्सी हम देते हैं सुपाइन पोजीशन, कि ब्लीडिंग को प्रिवेंट करने के लिए हम प्रेशर लगाते हैं, ठीक है। एपिस्टेक्सिस में कैसा पोजीशन देते हैं? सुपाइन, है ना। सुपाइन से पेशेंट का ब्लीडिंग तो बिल्कुल रुक जाएगा, सीधा लेट जाएगा। नो, बिल्कुल गलत गलत गलत, कभी भी सुपाइन पोजीशन नहीं देना। अगर पेशेंट को एपिस्टेक्सिस हो रखा हो, पेशेंट को क्या करेंगे? बिठाएंगे, उनको बोलना है बैठना है, आपको नोज को पिंच करना है, पिंच करने के बाद आपको जो हेड है उसको थोड़ा सा फ्लेक्स करना है ना, सो डैट जो भी ब्लीडिंग हो रहा है वो आप एस्पिरेट ना हो, टू प्रिवेंट एस्पिरेट, है ना। सो हमें बिठाना है पेशेंट को सिटिंग पोजीशन, एंड जो हेड है उसको फ्लेक्स करना है एंड इसको पिंच करना है, पिंच करना है सो डैट और ब्लीडिंग ना हो, ठीक है। सो एपिस्टेक्सिस में ये पोजीशन देना, सुपाइन पोजीशन कभी मत देना, कीप इन रिमेंबर, ये मैंने आपको जस्ट ऐसे लिखा था, ठीक है। उसके अलावा ड्यूरिंग लेमिनेक्टोमी, ड्यूरिंग लेमिनेक्टोमी कौन सा पोजीशन देते हैं? मुस्लिम प्रेयर पोजीशन, ये रहा मुस्लिम प्रेयर पोजीशन हम लेमिनेक्टोमी में देते हैं, ठीक है ना। उसके अलावा वॉल्चर्स पोजीशन, वॉल्चर्स पोजीशन जो है ना, ये रहा, दिस इज द वॉल्चर्स पोजीशन ड्यूरिंग फोर्सेप्स डिलीवरी, या फिर अगर ब्रीच प्रेजेंटेशन होता है ना, तो इन दैट केस हम पेशेंट जो मदर होती है उसको हम वॉल्चर पोजीशन देते हैं, इस पोजीशन को हम वॉल्चर पोजीशन कहते हैं, ठीक है। उसके अलावा डीवीटी, अगर पेशेंट को डीप वेन थ्रोम्बोसिस हो रखा है, डीप वेन थ्रोम्बोसिस हो रखा है, तो कभी भी हमें पेशेंट को, जैसे कि राइट लेग में अगर डीप वेन थ्रोम्बोसिस हो रखा है, तो हमें राइट लेग को इमोबिलाइज्ड करना होता है, राइट लेग को मूव नहीं करना होता है। क्यों? क्योंकि जो क्लॉट है ना, जो लेग में जमा है, अगर बहुत मूव करेंगे वो क्लॉट जो है वहाँ से डिटैच होके कहाँ चला जाएगा? हमारा पल्मोनरी सर्कुलेशन के थ्रू लंग्स में जा सकता है, या फिर हमारा कहाँ जा सकता है? हमारे ब्रेन में जा सकता है। तो क्या हो सकता है? स्ट्रोक हो सकता है, या फिर पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो सकता है। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए हम, अगर पेशेंट को डीवीटी हो रखा है तो हमें बेड रेस्ट देना है, नॉट मूव द लेग। जिस लेग में डीवीटी हो रखा है उस लेग को मूव नहीं करना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके अलावा अगर पेशेंट को वेरिकोज वेन हो रखा है, तो वेरिकोज वेन में हम पेशेंट को क्या बोलेंगे? लेट्स सपोज पेशेंट का राइट लेग में वेरिकोज हो रखा है, तो हम क्या बोलेंगे कि जो लेग में वेरिकोज हो रखा है उस लेग को एलिवेट करके रखना है अबव द हार्ट लेवल, सो दैट प्रॉपर वीनस रिटर्न हो, ठीक है ना। सो एलिवेट द लेग अबव द हार्ट लेवल एंड अवॉइड प्रोलॉन्ग सिटिंग एंड स्टैंडिंग, बहुत लंबे टाइम तक खड़े रहना या बहुत लंबे टाइम तक बैठे रहना हम पेशेंट को अवॉइड करने बोलेंगे, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। सो वेरिकोज वेन में डीवीटी में कौन सा पोजीशन देना, समझ में आ गया आपको। उसके अलावा ये एक पोजीशन होता है जिसको बोलते हैं जैक नाइफ। क्या बोलते हैं? जैक नाइफ। तो जब कॉक्सिक या फिर रेक्टल सर्जरी करनी होती है ना, कॉक्सिक या फिर रेक्टल सर्जरी, तो हम जैक नाइफ पोजीशन पेशेंट को बोलते हैं करने के लिए। ये जैक नाइफ पोजीशन का इमेज है। उसके अलावा एक होता है हमारा स्निफिंग पोजीशन, एक मैंने आपको रोज पोजीशन बताया था, है ना, अभी ईएनटी सर्जरी में हम लाइक शोल्डर के नीचे हमने रिंग लगाया था और हेड को हमने एक्सटेंड किया था। दूसरा हमारा होता है स्निफिंग पोजीशन। सो जब अगर हमें इंट्यूबेशन करना होता है ना, एंडोट्रैकियल ट्यूब हमें डालना होता है, या फिर लेरेंजोस्कोपी करते हैं, या दिख रहा होगा आपको, तो ड्यूरिंग लेरेंजोस्कोपी, ड्यूरिंग इंट्यूबेशन हम स्निफिंग पोजीशन देते हैं। स्निफ पोजीशन में क्या करते हैं कि जो हेड है ना उसको बहुत एलिवेट करते हैं, सो डैट जो हमारा ओरोफेरिंग्स है, जो हमारा ट्रैकिया है, वो इजिली विजिबल हो, और हमारा जो एंडोट्रैकियल ट्यूब हो या फिर हमारा लेरिंगोस्कोप हो वो इजिली विजुअलाइज हो जाए उससे, ठीक है ना। सो आपको दिख रहा होगा एंडोट्रैकियल ट्यूब इजिली चला गया, है ना। सो हेड को एलिवेट करते हैं, दिस इज कॉल्ड स्निफिंग पोजीशन, ठीक है ना। सो ये हमारे सारे पोजीशन थे, मैंने सारे A to Z पोजीशन कवर कर दिया है इस वीडियो में, आपको कहीं और देखने की ज़रूरत नहीं है। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर मेडिकल पोजीशनिंग के बारे में था। Thank you so much for watching and all the very, 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 very best for your exam. Thank you.